अंजलि शेंडे, कक्षा 10वीं का छात्र। आज मैं और मेरे सहपाठी आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आजकल के युग में समाज की मनोवृत्ति बदल रही है। लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं। घर का बूढ़ा घर के बाकी परिवार पर बोझ बन जाता है। यह नाटक भी इसी स्थिति पर आधारित है। यह नाटक बताता है किस तरह बूढ़ा सज्जन अपने बाकी परिवार और भाइयों पर बोझ बन जाता है। यह बात है सन 1937 की। बलवंत सिंह अपनी बीवी रेखा के साथ बात कर रहा है। रेखा, आज हमारे घर बहुत खुशी का माहौल है। आखिर हमारे घर पे एक नन्हे बच्चे का आगमन हो ही गया है। इस बात की मुझे आपसे भी ज्यादा खुशी है कि आज हम 2 से 3 हो ही गए। राजू, जी सरकार। तुम पूरे गांव में जश्न की तैयारी करो। आज मेरी तरफ से पूरे गांव वासियों को दावत दी जाए। जी सरकार, मैं अभी जाके सारी गांव वाले को बता देता हूँ। क्या आपने हमारे बच्चे के लिए कोई नाम सोचा है? सज्जन सिंह कैसा रहेगा? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा नाम है। क्यों नहीं, आखिर वो हमारे कुल का चिराग है। अरे वाह, बहुत ही खूब बोल रहे हैं। 8 साल बाद, साल 1936, रेखा को कैंसर था। वह कई दिनों से अस्पताल में थी और एक दिन उनका देहांत हो गया। पिताजी, माँ कहाँ है? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। बलवंत को समझ नहीं आता इस स्थिति में क्या किया जाए, इसलिए वह सलाह लेने अपने करीबी दोस्त मुकेश के पास जाता है। मुकेश का घर। मुकेश जी, आप तो जानते ही हैं कि सज्जन की मां को मरे हुए कुछ ही हफ्ता हुआ है। वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है और मुझसे रोज रहते हुए अपनी मां के बारे में पूछता है। हाँ बलवंत, में माँ का साया सर से उठ जाना बहुत ही दुखदायक होता है। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोलिए, मुझे आपकी सलाह की सख्त जरूरत है। मेरा कहना तो यह है कि आप एक दूसरी शादी कर लीजिए। इससे आपके बच्चे को भी माँ का साया मिल जाएगा और आपका घर भी हर भरा हो जाएगा। ठीक कह रहे मुकेश जी, मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। बलवंत मुकेश की दी गई सलाह पर विचार करते हुए अपने घर वापस जाता है। अरे सरकार, कहाँ गए थे? सज्जन आपको ढूंढ रहे थे। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाके उससे मिल लेता हूँ। सरकार, कोई बात है क्या? हाँ राजू, मैं दूसरी शादी करने की सोच रहा हूँ, इसलिए तुम अब तैयारी में लग जाओ। जी सरकार, अभी मैं जाके सारी तैयारी करता हूँ। कुछ दिनों बाद बलवंत सिंह कविता नामक स्त्री से शादी करता है और उसे अपने घर ले आता है। कविता, अब तुम्हें ही पूरे घर की जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। अब तुम्हें इस घर का रौनक बढ़ाना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना कर्तव्य अच्छे से निभाऊंगी। कुछ साल बाद कविता 2 बच्चों को जन्म देती है। एक का नाम लखन और एक का नाम पवन। बलवंत सज्जन को कहते हुए, सज्जन, अब तो तुम खुश हो गए। तुम्हें तुम्हारी माँ के साथ साथ 2 भाइयों का साथ भी मिल गया। हाँ पिताजी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तो आशा रखता हूँ कि तुम खुद अच्छे मार्ग पे चलो और अपने भाइयों को भी अपनी ओर बढ़ाओ। जी पिताजी, मैं अपने भाइयों से बहुत बेहद प्रेम करता हूँ और मैं उन्हें हमेशा प्रगति के मार्ग पर देखना चाहता हूँ। कविता घबराई हुई आती है। अभी सुनते हो, मायके से खबर आई है कि माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। क्या बात कर रही हो? फिर तो हमें अभी और इसी वक्त निकलना पड़ेगा। राजू जी मालकिन। तुम बच्चा लोग का ध्यान रखना, हम शाम तक लौट जाएंगे। जी मालकिन, आपकी आदेश लाखों पे। दुर्भाग्यवश रास्ते में हुई घटना के कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। मार्ग में चलते लोग उन्हें अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर भी उन्हें नहीं बचा पाते। इसलिए डॉक्टर बलवंत सिंह के घर फोन लगाते हैं। क्या ये बलवंत सिंह के घर कॉल लगा है? जी बोलिए। मैं सरकारी अस्पताल से डॉक्टर बात कर रहा हूँ। एक दुर्घटना में बलवंत सिंह और उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। क्या? जब बलवंत सिंह के दोस्त मुकेश को इस दुर्घटना के बारे में पता चलता है तो वह सांत्वना देने सज्जन के घर आता है। तुम रो क्यों रहे हो सज्जन? जो इस संसार में आया है उसे तो एक दिन जाना ही है। यह इस संसार का कड़वा सच है। तुम रो कर अपने मन को उदास मत करो। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे 2 छोटे भाइयों की जिम्मेदारी है। तुम्हें उन्हें भी तो देखना है। बाकी है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो हमारा क्या होगा भाई? हमारे ऊपर से माँ और बाप दोनों का साया चले गए, हम कैसे रहेंगे? तुम फिक्र क्यों करते हो मेरे भाई? अभी तुम्हारा भाई जिंदा है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और सारी जरूरतों को मैं पूरा करूंगा। मैं पढ़ाई के लिए विदेश जाना है। ठीक है, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं तुम्हारे भविष्य के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम जहाँ चाहो वहाँ जाकर पढ़ाई कर सकते हो।
लखन और पवन विदेश चले जाते हैं। अब 12 साल बाद शिक्षा पूरी होने पर लखन और पवन वहीं बस जाते हैं। लखन बबीता नामक लड़की से शादी करता है और बबीता को 2 बच्चे होते हैं। हाँ भैया बोलिए। लखन, तुम तो जानते हो मेरी उम्र हो गई है, मैं बूढ़ा होने को चला। ठीक है भैया, अब मुझे एक सहारे की जरूरत है। ठीक है भैया, कुछ दिनों में आके आपको ले जाएंगे। लखन और पवन इस बारे में चर्चा करते हैं और एक दिन सज्जन को विदेश ले आते हैं। लखन सज्जन को अपने घर ले आता है। अरे ये स्त्री कौन है? भैया ये मेरी धर्म पत्नी बबीता है। ये दोनों शायद मेरे भतीजे होंगे। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आर्यन और मेरा नाम अनुज। 1 साल तक पूरा परिवार साथ साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं। सज्जन को अपने भतीजों से बहुत लगाव हो जाता है और आर्यन और अनुज को भी सज्जन बहुत पसंद आने लगता है। लेकिन बबीता, पवन और लखन को सज्जन बोझ लगने लग जाता है। भैया, क्या आपको बड़े भैया से दिक्कत नहीं होती है? जब से वो हमारे जीवन में आए हैं हम सही से जी नहीं पाते हैं, हमेशा सही गलत का ज्ञान देते रहते हैं। कुछ करता हूँ मैं। इनको घर पे रखना बोझ है, कुछ ना कुछ समस्या आती रहती है इनके कारण। हाँ, पवन भी कुछ ऐसा ही बोल रहा था, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। इसके बाद लखन, पवन और बबीता एक योजना बनाते हैं। क्या सोचे हो? क्यों ना हम उन्हें वृद्धाश्रम मिल जाए, वहाँ भी सारी सुविधाएं रहती है, हमें भी तकलीफ नहीं है और हमारे सर का बोझ भी हल्का हो जाए। हाँ भैया, भाभी सही कह रही है। ठीक है, मैं सज्जन भैया से बात करता हूँ। भैया कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो, क्या करना है? भैया आजकल पैसों की बहुत मंदी चल रही है, हमारा घर भी गिरवी पे रखा हुआ है, तो आप कुछ दिनों के लिए वृद्धाश्रम में जाकर रह सकते, हमारी स्थिति के लिए अच्छा होगा। हाँ, मैंने तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ दिया है, इस परिस्थिति में भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और मैं वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हूँ, परंतु एक शर्त है, तुम्हें मुझसे मिलने हर एक सप्ताह आना पड़ेगा। हाँ भैया, हम जरूर आएंगे। अब सज्जन वृद्धाश्रम रहने चला जाता है। पहले वे तीनों हर हफ्ते उससे मिलने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे यह कम होने लगा। अब सज्जन से मिलने कोई नहीं आता था। सज्जन बहुत इंतजार करता और इसी इंतजार में 2 महीने बीत गए। दिगंबर जी, आप मेरे परिवार से मेरा संपर्क करवा सकते हैं? वह 2 महीने से मुझसे ना मिलने आए हैं और ना कोई संपर्क करने की कोशिश की है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपसे बात करवाने की। कुछ समय बाद बाबा, क्या मेरे परिवार से आपका संपर्क हुआ? मैंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, पर वे फोन नहीं उठा रहे हैं। मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। मेरी इच्छा है कि मैं अपने परिवार वालों से एक बार मिल लूं। मैं अपना पूरा प्रयास करता हूँ कि आपके परिवार वालों के आपसे बात करवाऊँ। दिगंबर लखन के घर फोन लगाता है। हेलो, हाँ जी बोलिए। क्या आप सज्जन जी के परिवार से बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, क्या हुआ? उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो आपसे मिलना चाहते हैं, कृपया आप उनसे मिलने के लिए आए। क्या जरूरी है अभी उनसे मिलना? उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, वो आपसे तीव्र ही मिलना चाहते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं मिलने की। लखन इस बारे में बात करने बबीता और पवन के पास जाता है। रिजर्व से कॉल आया था, कह रहे थे सज्जन भैया की तबीयत बहुत खराब है। मुझे लगता है वो घर वापस आने के लिए नाटक कर रहे हैं। शायद हो सकता है सच में उनका तबीयत खराब हो सकता है, तो कुछ भी हो जाए, हम उन्हें घर नहीं लाएंगे, बस कल एक बार जाके मिल लेंगे। ठीक है। आर्या और आर्यन इन तीनों का यह वार्तालाप सुन लेते हैं। मुझे बड़े बाबा की बहुत याद आ रही है। हाँ, मुझे भी बहुत याद आता है, और पिताजी आप बहुत गलत कर रहे हैं। उन्हें बड़े पापा को इस तरह वृद्धाश्रम में नहीं भेजना चाहिए था। बड़े बाबा इस वक्त क्या बीत रही होगी? हमें इन लोगों का सबक सिखाना चाहिए। हाँ, हम इन्हें जरूर सबक सिखाएंगे। अगले दिन वे पूरा परिवार साथ में सज्जन से मिलने वृद्धाश्रम जाते हैं। आश्रम के अंदर भैया कैसे हो आप?
आपकी तबीयत अचानक से कैसे खराब हो गई? मैं तुम लोग के इंतजार कर रहा था। तुम लोग मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे? क्या बताऊं भैया, ऑफिस में बहुत काम है, समय ही नहीं मिल पाती आपसे आके मिलने। ठीक है, अब तुम लोग आ गए हो ना, मैं ठीक हूँ अभी। बताओ करना क्या है? करना क्या है? मुझे घर छोड़ के मुझे क्या करना है? तो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो बेटा, क्या हुआ? पापा, मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। बड़े पापा को आप उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आप यह गलत काम कर रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ जब आप तीनों बूढ़े हो जाओगे तो हम दोनों आप लोग को वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। अब आपको मिलने तक नहीं आएंगे, अब तभी पता चलेगा तुमको। हमें अपनी गलती का एहसास है। हाँ बेटा, हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम उससे हमेशा अपने पास रखेंगे। ठीक है। भैया हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ऐसा गलती तो कभी नहीं करेंगे। चलिए भैया घर चलते हैं आप। नहीं नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। बस एक बार तुम लोगों को देखने का मन किया था तो। भैया हमें अपनी गलती का एहसास है। हमने आपको बहुत समझा, इसलिए हमने आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। चलिए भैया घर चलिए। अब हमारे लिए बहुत कुछ हुए हैं। चलिए भैया घर चलते हैं। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अगर तुम लोग को अपने गलती का एहसास हो गया है तो मैंने तुम्हें माफ किया। चलो घर चलते हैं। चलिए। इस नाटक के माध्यम से हम दर्शकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि वे अपने घर में बड़े बूढ़ों का आदर करें, उन्हें बोझ ना समझे और पवन, लखन और बबीता जैसी गलती ना करें। बड़ों और बूढ़ों के पास अनुभवों का भंडार होता है, इसलिए उन्हें अपना आदर्श समझे और उनके बताए गए मार्ग पर चले। धन्यवाद।